हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर यूनिट 1 एप्टीट्यूड के बारे में देख रहे हैं ऑफ लर्निंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत जो लर्निंग हो रही है उसके दौरान क्या क्या प्रिंसिपल्स लागू होते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, संबंध का सिद्धांत। एक शिक्षक को शिक्षार्थियों के मन की स्थिति और क्षमता के बारे में पता होना चाहिए। मतलब जब अगर अधिगम हो रही है, किया जा रहा है, मतलब जब लर्निंग किया जा रहा है, टीचिंग हो रही है, तो उस दौरान जो लर्निंग हो रही है तो लर्निंग का उद्देश्य जो है कि उसमें सबसे पहले तो शिक्षक जो टीचर है उनको पता होना चाहिए कि उनका जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, उसकी मन की स्थिति और क्षमता के बारे में पता होना चाहिए। चूंकि अधिगम निरंतर होता है, एक शिक्षक को बेहतर अधिगम के लिए उनके स्तर पर शिक्षण शुरू करना चाहिए। इससे नए विचारों के विकास में सुधार होता है, अधिगम बेहतर होता है और यदि इसे पहले से ज्ञात सामुदायिक ज्ञान के साथ जोड़ा जा सके। चलिए, तो यहाँ पर अगर पूरा जैसे जो बेहतर अधिगम के लिए क्या उनको जो ऑलरेडी जो ज्ञान पता है उसके साथ जोड़ा जाए तो यहाँ पर एसोसिएट किया जाता है, तो संबंध का सिद्धांत लागू होता है। जैसे अगर मान लो कोई टीचर क्लास में फ्रैक्शंस पढ़ाना चाह रही है ना, पढ़ाना शुरू करते, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, दैनिक जीवन में कैसे फ्रैक्शंस का उपयोग होता है, तो जैसे वो उनका उदाहरण देंगे कि पिज़्ज़ा को बांटने का या चॉकलेट के बार जो है उसको बांटने का कैसे विभाजित करते हैं, वो सीख बताते हैं। ये उनको ऑलरेडी पता होता है, दैनिक जीवन में उन्होंने यूज़ किया है। अब यह संबंध छात्रों को नए अवधारणा को, उनके जो मौजूद ज्ञान है, जो उनको ऑलरेडी पिज़्ज़ा के बांटने के बारे में कि वो किस प्रकार से कटा होता है, क्या उसके, तो उससे उसके जो मौजूद ज्ञान है उसको नए अवधारणा को बताने में मदद मिल देता है। तो ऐसे एसोसिएट करके जो ऑलरेडी उन्हें पता है ज्ञान, उससे एसोसिएट करके यहाँ समझाया जाता है और इस प्रकार लर्निंग की जाती है। अब प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, तो स्पष्टता का सिद्धांत। अभ्यास का लगातार मूल्यांकन और पुनर्निर्देशन किया जाना चाहिए। उद्देश्य को शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए स्पष्ट होना चाहिए। अंततः देखना ही विश्वास करना है। अगर जैसे कोई भी टीचिंग की, जब भी टीचिंग होती है तो यहाँ पे क्या, जैसे टीचर क्या करेंगे कि जैसे अगर साइंस का कोई प्रयोग दिखा रहे तो वो स्पेशल बोलेंगे, टीचर बताते कि आज उद्देश्य बताते कि आज हम क्या देखने, जैसे पौधे के प्रकाश की ओर कैसे बढ़ते हैं, तो ये स्पष्ट उन्होंने बताया उस गतिविधि को। तो इस गतिविधि से उनके उद्देश्य को समझने पर उनको, मतलब कि किस गतिविधि को हमको समझना है और उस पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं कि हमें इस प्रोसेस को, क्योंकि उन्हें क्लियर पहले से स्पष्ट कर दिया है कि हमारा उद्देश्य ये है, इसमें हमें ये लर्निंग देखनी, ये चीज़ सीखनी है। तो उस एक्टिविटी को देखते हुए उस चीज़ पे उनका ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे उनको समझने में मदद मिलती है। तो स्पष्टता बता दी जाती है कि इस चीज़ से हमें ये देखना है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी, स्वयं सक्रियता का सिद्धांत। अधिगम अधिक प्रभावी होता है यदि यह अधिकतम इंद्रियों को शामिल करता है। हाँ, अगर आप जैसे सिर्फ अगर कोई चीज रीडिंग करके अगर सीख रहे हैं तो उसका परसेंटेज अलग होता है। अगर आप दो इंद्रियों को, जैसे अगर अपने सेंसेस जो है सिर्फ आंखों और सुनने के इसमें, तो दो सेंसेस का यूज हुआ है तो और इफेक्टिव रूप में हमें लर्निंग होती है। अगर हमें बोलकर, सुनकर और पढ़कर, इन सब, मतलब जितनी ज्यादा हमारी सेंसेस उपयोग होते हैं उतना ज्यादा हमारी लर्निंग इफेक्टिव होती है, वो चीज हमको उतने अच्छे से समझ में आती है ना। तो जैसे जीव विज्ञान की जो क्लास है उसमें क्या होगा कि छात्रों को का माइक्रोस्कोप के माध्यम से पौधों की कोशिकाओं का निरीक्षण कराने के लिए बोला जाता है ना। तो इस गतिविधि में उनकी दृष्टि, स्पर्श जैसी इंद्रियों को शामिल करती है, तो इससे सीखना अधिक प्रभावी होता है। मतलब वो उस चीज को हम कंसेप्ट समझाया उन्हें, है ना, और उसको जब स्पेशल वो देखकर माइक्रोस्कोप में देखेंगे उस चीज को, वो आंखों से देखा है, उस बारे में वो सुन रहे हैं, पढ़ा है, तो यहाँ पे उनको ज्यादा उस गतिविधि को स्पष्ट, मतलब सेल्फ एक्टिविटी जब उनसे कराई जाती है तो ज़्यादा उन्हें इफेक्टिव लर्निंग होती है।
उन्हें ही माइक्रोस्कोप से दिखाया जाता है ना, निरीक्षण किया जाता है, तो सेल्फ सक्रियता उनमें आती है, वो खुद देख रहे हैं उस चीज को, उनके सेंसेस ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो रहे हैं, है ना, तो यहाँ उनको अधिक प्रभावी, सीखने में अधिक प्रभावी होता है ये। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड्स, पुरस्कार का सिद्धांत। अधिगम चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई जटिल समस्या को हल करने की उनको चुनौती दी जाती है और अगर वो उनका उत्तर सही उत्तर देते हैं तो उनको छोटे छोटे रूप में पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, अधिगम जो है ना वो चुनौतीपूर्ण भी एक समस्या दिया, उनको एक चुनौती दी है और वो जब उनका आंसर कर रहे हैं उनको उसका रिवॉर्ड दिया जा रहा है, तो एक संतोषजनक भी अधिगम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से, जैसे अगर मैथ्स का कोई कंपटीशन रख दिया बच्चों के बीच और वहाँ पे क्या एक प्रॉब्लम उनके बीच में जो टफ प्रॉब्लम दे दी, हल करने के लिए एक चुनौती दे दी उनको, है ना, और यहाँ पे अब जो उत्तर सही देगा, तो जो सही उत्तर देते हैं तो उन्हें छोटे छोटे पुरस्कार दिए जाते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अधिगम चुनौतीपूर्ण भी रहा, समस्या दी, और जब उनको रिवॉर्ड मिला तो एक संतोषप्रद भी रहा ये। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का सिद्धांत। अधिगम हमेशा तथ्यों की कार्यात्मक समझ में परिणत होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये है कि अधिगम इस प्रकार से होना चाहिए कि उनकी फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग शामिल हो। जैसे ना अगर कोई लैंग्वेज की क्लास होगी ना, वहां पर अब क्या नए नए शब्दों और वाक्यों के संरचनाओं को उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, नियमित रूप से उनको वहाँ पे अब लिखवाया जा रहा है, अभ्यास पत्र दिए, प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, तो जिससे वो भाषा को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और उपयोग कर पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस के माध्यम से किसी चीज को, उन्हें तथ्यों को एक फंक्शनल रूप में, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग उनकी जो है वो प्रैक्टिस के माध्यम से कराया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे ये है कि कोई भाषा सीखनी है, उन्हें नए शब्द सीखने, नई सेंटेंस मेकिंग सीखना है, तो यहाँ पे क्या प्रैक्टिस सेट दी है कि उन्हें वो नियमित रूप से उनसे प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि भाषा को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं, उसका उपयोग करना जान पाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है पोषणकारी वातावरण का सिद्धांत। तो यह एक अनुकूल वातावरण हो सकता है, जो भौतिक और सामाजिक वातावरण हो सकते हैं। तो पोषणीय वातावरण कैसे होगा कि जो क्लास है, क्लास का माहौल इस तरीके से बनाया जा सकता है जिससे कि छात्र के स्वतंत्र रूप से क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन आंसरिंग हो सकता है कि उसे अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भौतिक रूप से वो इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा, माहौल इस प्रकार से, और साथ में मिलकर भी काम कर सकते, समूह में काम कर सकते। तो इस प्रकार क्या होता है कि भौतिक और सामाजिक वातावरण उनके सीखने में मदद करता है। लर्निंग में जो भौतिक और सामाजिक वातावरण है वो भी मदद करता है। यहाँ पर क्वेश्चन की स्वतंत्र रूप से क्लास का माहौल ऐसा फ्री है कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बच्चा क्वेश्चन कर सकता है, फ्री है क्वेश्चन करने के लिए, अपनी बात पूछ सकता है, डाउट्स क्लियर कर सकता है। अकेले नहीं तो समूह के साथ काम कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट पे काम कराया है। तो इस तरीके से क्या है, वो सामाजिक वातावरण के से भी उन्हें सीखने को मिलता है, भौतिक रूप से भी सीखने को मिलता है। नेक्स्ट है जो प्रिंसिपल है चर अधिगम क्षमता का सिद्धांत। तो यह व्यक्तिगत भिन्नताओं की अवधारणाओं से भी जुड़ा हुआ है। कुछ धीमे अधिगम करता हो सकते हैं और कुछ तेज अधिगम करता हो सकते हैं, इसलिए अधिगम संचार अधिगम क्षमता पर निर्भर करता है। तो अब क्लास में हर प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं, कुछ तेज सीख पाते हैं, कुछ धीमे सीख पाते हैं। तो शिक्षक का क्या है, ऐसी विधियों का, शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करता है, ऐसी शिक्षण विधियों का उपयोग करता है जिससे उन सभी के लिए वो उपयोगी हो सके। यहाँ पर जैसे धीमे अधिगम करता जो है, जो स्लोली पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए अतिरिक्त सहायता और समय दिया जा सकता है, और तेज वालों को ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से वो कक्षा का माहौल, कक्षा में शिक्षण विधियों का उपयोग कर सकते हैं। तो लर्निंग में शिक्षक इस टाइप की चीजों को भी ध्यान में रखता है कि अगर लर्निंग कर रहे हैं, सीखने वाला तेज धीमे
स्पीड से सीखने वाला है, तो उनके लिए लर्निंग को किस प्रकार से बांटा जा सके, किस प्रकार से उनमें लर्निंग हो, उस बारे में फोकस किया जा सकता है। नेक्स्ट है मल्टीपल एक्सपोजर का सिद्धांत। किसी को सीखने के लिए कई अभ्यासों की आवश्यकता हो सकती है। शिक्षण विधियों के संयोजन का उपयोग करके हमारा शिक्षण शिक्षार्थियों पर संचयी प्रभाव डालेगा। मल्टीपल एक्सपोजर से अधिगम और अपनाने का प्रतिशत अधिक होगा। मल्टीपल एक्सपोजर के सिद्धांत में क्या होता है कि जो शिक्षण विधि है उनका संयोजन इस प्रकार, मतलब जो उपयोग इस प्रकार से कर रहे हैं कि जिससे ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग हो सके। जैसे अगर कोई हिस्ट्री की क्लास है और उसमें जो टीचर है वो क्या करता है, क्या तरीके अपना सकता है, एक्सप्लेन करेगा, व्याख्यान लेक्चर के रूप में देगा, वीडियो बना के वो दिखाया है, समूह चर्चा करा का उपयोग किया गया है। तो इससे क्या होता है, छात्रों को उसके विषय वस्तु को समझने में आसानी होती है, उनको उस चीज को अडॉप्ट करने का अवसर मिलता है ना। तो अलग अलग ऐसे विधियों को उन्होंने, तरीकों को मल्टीपल एक्सपोजर में ये है कि अलग अलग तरीके से, विभिन्न तरीकों से उन्हें समझाने की कोशिश की है, अलग अलग विधियों का उपयोग किया गया है जिससे वो उस विषय वस्तु को समझ सके। तो मल्टीपल एक्सपोजर का सिद्धांत इस बारे में बोलता है। अब है अधिगम क्षमता का सिद्धांत। तो जनरली क्या है, 35 वर्ष की आयु के बाद अधिगम की दर लगभग 1% प्रति वर्ष की दर से घटती है। इस गिरावट के मुख्य कारण शारीरिक समस्याएं, निम्न बाहरी प्रेरणा, आदतें और एक विशेष विचारधारा का प्रभाव है। तो जो अधिगम, ये माना जाता है कि अधिगम की जो कैपेसिटी होती है, मतलब जितना यंग है उतनी जल्दी, उतनी तेज गति से उसमें लर्निंग हो रही है। एक समय के बाद लर्निंग की दर कम होती जाती है। ये बोला जाता है कि अधिक, तो यहाँ पे जो लर्निंग है वो सीखने वाले की कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि शारीरिक व्यायाम, एक्सरसाइज करा के, बाहरी प्रेरणाओं का सोर्सेज जो है उसका सपोर्ट लेकर सकारात्मक आदतों को बढ़ावा देने के तरीकों को अपनाया जाता है जिससे कि अधिगम की क्षमता पर इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट है सक्रिय प्रक्रिया का सिद्धांत। तो अधिगम एक व्यक्तिगत या निजी पसंद है, इसलिए कुछ अभ्यासों की आवश्यकता होती है। ऑडियो विजुअल सहायक उपकरण भी मदद कर सकते हैं। तो जो लर्निंग है इंडिविजुअल कैपेसिटी पे होता है, इंडिविजुअल पर्सन सीख रहा है वो अपनी इच्छा के अनुसार, अगर वो अपनी इच्छा अनुसार कोई चीज सीख रहा है, उसे उस चीज को सीखने में मजा आ रहा है, उसकी पसंद है, तो वो उसे बहुत अच्छे से सीख पाएगा, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटी, उनको जानने के लिए कि लर्नर को क्या चीज पसंद है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ लर्निंग के लिए अलग अलग प्रोसेस की जाती है। जैसे मान लो अगर कोई म्यूजिक क्लास है तो वहाँ पे उनको अलग अलग जो यंत्र होते हैं, बजाने के इंस्ट्रूमेंट्स है, विभिन्न बजाने के लिए उनके बारे में ऑडियो विजुअल के द्वारा उन्हें बताया जाता है कि ये यंत्र ये है, इसको ऐसे बजाया जाता है, उसके बारे में उनको बताया जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है कि वो प्रोत्साहित किया जा रहा है इस प्रकार से उनको। तो यहाँ पे वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपने अपने पसंद के अनुसार वो उस चीज को अपनाने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से लर्निंग इफेक्टिव होती है। सक्रिय प्रक्रिया का सिद्धांत अपनाया जाता है कि उन्हें एक्टिव किया जाए, उन्हें सब चीजों से किसी न किसी तरीके से बताया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो सिद्धांत और अभ्यास का सिद्धांत। एक विचार के क्यों और कैसे को सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है, इसलिए एक शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा बेहतर अधिगम के लिए सिद्धांत और अभ्यास में संतुलन बनाना चाहिए। मतलब यहाँ अगर कोई प्रिंसिपल, अगर आपको कोई समझाना है, कोई नई चीज समझाइए, जैसे यहाँ टीचर ये करता है कि अगर पहले सिद्धांत को बताया, वर्बली बताया, पढ़कर बताया, बोर्ड पे लिख के बताया, जो भी है उसको बताया, अब उसको समझाने के लिए प्रैक्टिकली भी करके बताया। तो यहाँ पर सिद्धांत और जो सिद्धांत है और अभ्यास में संतुलन बनाया जाता है। ये प्रिंसिपल ये बताता है कि जैसे अगर मान लो कोई रसायन विज्ञान की क्लास है, तो वहां पर क्या होगा कि सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को पहले सैद्धांतिक रूप से पहले समझाया गया, है ना। फिर उसके बाद प्रयोगशाला में ले जाकर उनको प्रैक्टिकली उसका प्रयोग करके बताया। इस तरीके से उनसे प्रैक्टिस कराई गई, बच्चों से प्रैक्टिस कराई गई, तो इससे छात्रों को बेहतर तरीके से समझने में आसानी होती है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल, थ्योरी, प्रैक्टिस का भी सिद्धांत लर्निंग के पाया जाता है।
लास्ट सिद्धांत है जो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो प्रभावी संचार का सिद्धांत, शिक्षण प्रक्रिया में उपयुक्त ऑडियो विजुअल सहायक उपकरणों को एकीकृत करके बेहतर अधिगम प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री की क्लास, हिस्ट्री की टीचर है और उसको जब अपना लेक्चर समझाना है, पाठ बताना है, तो उसको अधिक रोचक बनाने के लिए, ताकि मतलब प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए कि सामने वाला और अच्छे से समझे, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, रोचक बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित वीडियो ऑडियो को स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति दे रहे हैं, है ना, कुछ स्टोरी बना के उस चीज को समझाया जा रहा है, तो इससे छात्र में बेहतर समझ और याद रखने की क्षमता हो जाती है। इफेक्टिव संचार के लिए वो टीचर अलग अलग तरीकों को अपना सकता है जिससे कि बच्चों को समझ में आ सके। तो ये जो प्रिंसिपल है, लर्निंग से रिलेटेड प्रिंसिपल है कि जब एक लर्निंग होती है तो लर्निंग के दौरान इन प्रिंसिपलों को का समावेश होता है। इन्हें ध्यान में रखते हुए लर्निंग के लिए टीचिंग की जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।